साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग पीसीएस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं और ये पीसीएस 15 की टेस्ट सीरीज़ है जिसका हम पहला टेस्ट देखने जा रहे हैं। इसमें 150 प्रश्नों को शामिल किया गया है। यह टेस्ट सीरीज़ आपको मार्केट में मिल जाएगी, ठीक है। आपके आसपास कहीं जो है बुक शॉप हो वहाँ पे उपलब्ध हो गई है। ये पेड टेस्ट सीरीज़ है। शॉपकीपरों ने क्या किया है कि पेड टेस्ट सीरीज़ खरीद के और उसका प्रिंट आउट बेच रहे हैं, तो वहीं से परचेज़ किया है और आप जो है वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और ये पहला टेस्ट है। पहले टेस्ट में पॉलिटी है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम प्रश्नों को। हमारा इसके अलावा जो है जीएस वर्ड की टेस्ट सीरीज़ मैंने 14 टेस्ट उसके करवा दिए हैं, आप चैनल पे है जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला टेस्ट रहेगा, इसी प्रकार बाकी टेस्ट आएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो पॉलिटी का टेस्ट है, चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, फटाफट प्रश्नों को करेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? पहला कथन कहता है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दूसरा हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है, बल्कि इसे कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। इसे राष्ट्रपति के ही द्वारा संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। तो भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। जानते हैं ये अनुच्छेद 76, ठीक है। अनुच्छेद 76 के अनुसार जो है भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी महान्यायवादी होता है। इसकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कहता है यह निजी विधिक कार्यवाही नहीं कर सकता है, ठीक है, पहला गलत है। दूसरा है, यह भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील होता है, दूसरा भी गलत है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी, भारत के महान्यायवादी के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्यों दोनों गलत है इसके बारे में जान लीजिए। महान्यायवादी भारत सरकारों को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है, ठीक है, किंतु भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता है। चूंकि यह सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता, आसानी से निजी विधिक कार्यवाही से रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही है? पहला कहता है संशोधन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, ठीक। पहला हमारा गलत है। ये संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है प्रश्न, ठीक है। तो पहला हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये जो यहाँ केवल लोकसभा लिखा है, तो लोकसभा की जगह किसी भी सदन में हो जाएगा। दूसरा है, संशोधन विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पूरा स्थापित किया जा सकता है, सही है। राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना बाध्यकारी होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? तो अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति के बारे में, ठीक है। संसद जो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध संसद संविधान संशोधन करने की शक्ति से है। इसमें संशोधन करने की 3 प्रकार की प्रक्रियाओं का उल्लेख है। कौन कौन सी? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और तीसरा होता है संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से, ठीक है। वित्तीय आपात जो है दिया गया है अनुच्छेद 360 में, जानते ही है, 360 में है वित्तीय आपात। फिर लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 330 में दिया गया है। इसके अलावा जो है भारत संघ की राजभाषा दिया गया है 343 में, ठीक है। तो ये सारे जो है आपको आर्टिकल याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल या परिवर्तित किया गया है या किया गए हैं? तो क्या क्या परिवर्तित किए गए हैं? तो इसमें से जो है
जो सारे ऑप्शन हैं ये परिवर्तित किए गए हैं। इसके द्वारा लोकसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। देखिए 42वें संविधान संशोधन के बारे में पूछा जा रहा है। इसके द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था और इसके द्वारा 7वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया। तो सारे ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सूची को सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ संशोधन दिए गए हैं, कुछ अधिनियम, और एक तरफ उनके कार्य। ठीक है, तो पहला जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल की गई थी। जानते ही हैं दल बदल के योग्यता होती है। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन जिसमें दल बदल एवं अन्य आधारों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रावधान निर्धारित करना है। ठीक है, फिर है 73वां संशोधन अधिनियम 1992। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 11वां अनुसूची को शामिल किया गया था तथा भारत में पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो पंचायती राज से संबंधित है। फिर 61वां संशोधन की बारी आती है। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा साधारण चुनाव में मतदान के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा मतदान आयु 21 से 18 वर्ष। और फिर बात आती है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 की। तो उसमें शिक्षा के अधिकार, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यह सिद्धांत कि भारत के संविधान की एक मूल संरचना अथवा आकृति है जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता, निम्नलिखित में से किस निर्णय से अधिकाथित है? तो यह निर्णय था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ठीक है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति संबंधी विवाद जो है किसमें दिए हैं? संविधान में दिए गए हैं, जिसमें जो है ये मूल संरचना के बारे में, आकृति के बारे में जो संशोधित नहीं किया जा सकता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बारे में कहा गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछा है। भाग 17 में दिया गया है, राजभाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक का वर्णन है, तो पहला गलत है। दूसरा है भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। इसमें अनुच्छेद 330 से 342 तक वर्णन है। ठीक है, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा है भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है। इसमें अनुच्छेद 239 से 242 तक वर्णन है, तो तीसरा सी भी गलत है। ऑप्शन डी भाग 20वां जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है, ये जानते ही हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में किस या किन भाषाओं को जोड़ा गया? तो ये भाषाएं थी जो है सिंधी। ठीक है, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। इस अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। इस अनुसूची में कुल 3 बार संशोधन हुए। 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है, तो ये 1967 वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो जिसमें सिंधी को जोड़ा गया। फिर 1992 71वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को जोड़ा गया। ठीक है, ये 71वां है, 71वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, फिर 2004 में हुआ 92वां संविधान संशोधन, जिसमें संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को जोड़ा गया। तो ये हो गया आपका 92वां संविधान संशोधन 2004। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है, किंतु अंग्रेजी को मिजोरम ने राजभाषा का स्थान प्रदान किया है। ठीक है, ये जरूर याद रखेगा। ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची, अभी पीछे बताया मैंने। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में पंचायतों को शक्तियाँ एवं प्राधिकार प्रदान किया गया है। इसमें पंचायतों को कार्य करने के लिए कुछ
कुल 29 विषय प्रदान किए गए। तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्यों के सही समूह को चुनें। ठीक है, सही समूह चुनना है। तो छठी अनुसूची वाले जानते ही हैं, पढ़े ही होंगे। तो उसमें आते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM। ठीक है, AMTM बोलते हैं। ठीक, इसमें जो है इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है सूची 1 2 से। 7वीं अनुसूची संबंधित है विधायी शक्तियों के वितरण से। ठीक है, फिर उसके बाद 8वीं अनुसूची भाषाएं जानते ही हैं। 9वीं अनुसूची जानते ही हैं कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। ठीक है, और फिर चौथी अनुसूची है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है? तो दिया गया है पहली अनुसूची में। ठीक है, पहली अनुसूची के अंतर्गत राज्य व संघ राज्य क्षेत्र को शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची में जो है क्या दिया गया है? भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु शामिल किया गया। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है और इसमें 18 विषय हैं। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो है ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है। पहला है नागरिकता संविधान भाग 2, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार भाग 3, ये भी सही है। फिर मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 4A, ये गलत है। क्यों? क्योंकि भाग 4A जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग जो है 4(1) में दिया है, ये 6(1) है। देखिए यहीं उल्टा लिखा है, 4 ऐसे लिखा जाएगा, 4A। ठीक, तो 4A में दिया गया है राज्य संविधान का भाग 6, ये सही है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। ठीक है, सूची 1 सूची 2। अब दिया है भाग 15। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित होता है, ये जानते हैं। फिर भाग जो है 14 होता है किससे संबंधित? भाग 14 होता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से। ठीक, उसके बाद बात आती है भाग 17 की। तो भाग 17 में दिया गया है राजभाषा और भाग 18 में दिया गया है आपात उपबंध। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन के बारे में प्रावधान संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ये दिया गया है भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, संविधान संशोधन के बारे में प्रावधान संविधान के भाग 20 तथा अनुच्छेद 368 के तहत दिया गया है। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन के लिए कुल कितने प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान है? तो इसमें कुल 3 प्रक्रियाएं होती हैं, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और तीसरा होता है विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी पीछे ही मैंने बताया था। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन हमारा कहता है, संविधान संशोधन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो पहला हमारा गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के लिए सर्वप्रथम संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है, न कि लोकसभा में। ठीक है, तो पहला हमारा गलत है। और या तो विधेयक जो है किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाए, लेकिन लोकसभा कोई जरूरी नहीं है। दूसरा है, विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा साधारण या विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। दूसरा सही है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, पहला हमारा कथन है, 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजात क्षेत्रों का प्रशासन, पहला हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध है। ठीक है, और ये जो दिया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, यह है हमारी 6वीं अनुसूची में। किसमें? 6वीं अनुसूची में। ठीक है, ये याद रखिएगा, 6वीं अनुसूची में, ना कि 5वीं। तो पहला हमारा गलत है।
बी है 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सही है। 10वीं दल बदल, सही है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका के शक्तियों का उल्लेख, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संविधान का भाग 9 का खा किससे संबंधित है? तो 9 का खा संबंधित है सहकारी समितियों से, ठीक है। 9 का खा किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से। 9 का का संबंधित है नगर पालिका से। भाग 9 संबंधित है पंचायत से। भाग 8 संबंधित है संघ राज्य क्षेत्र से, ठीक। तो ऑप्शन है यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा, विद्युत तथा भवन का उल्लेख 7वीं अनुसूची की किस सूची के तहत किया गया है? तो ये आपका किया गया है समवर्ती सूची के तहत। किसके तहत? समवर्ती सूची के तहत। शिक्षा, विद्युत तथा भवन का उल्लेख 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची के तहत किया गया है। संघ सूची में कुल 97 विषय का उल्लेख है जिस पर विधि बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं जिन पर विधि राज्य द्वारा बनाई जाती है, जबकि समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं, वर्तमान में 52 हैं, जिन पर विधि बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, इस अनुसूची में किस भाषा का उल्लेख नहीं है? तो इस अनुसूची में जिस भाषा का उल्लेख नहीं है वो है अंग्रेजी। जानते ही अभी मैंने बताया है, पीछे ही बताया कि जो है अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है, ठीक। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सही सुमेलित नहीं है पूछा है, एक तरफ राज्य है एक तरफ लोकसभा की सीट है, ठीक है। गुजरात में 26 लोकसभा सीट है, सही है। उड़ीसा में 22 सीट नहीं है, उड़ीसा में है 21 सीट। कितनी? 21 सीट, तो बी हमारा गलत है। पंजाब में है 13 सीट और केरल में है 20 सीट, ठीक। तो ऑप्शन हमारा बी सही नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो वो होता है 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों, ठीक है। 7वां और 31वां संशोधन जो होता है वो लोकसभा में संसद सदस्य संख्या में वृद्धि करने से संबंधित होता है, ठीक। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 81 में, ठीक है। लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 80 में क्या है? तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना है। अनुच्छेद 79 में है संसद का गठन और अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कार्य, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है? सत्य नहीं है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है? पहला कथन कहता है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। लोकसभा में राज्यों को स्थानों का आवंटन उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, यह भी सही है। फिर है लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि की संख्या लोकसभा द्वारा निर्धारित की जाती है, गलत है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? परिसीमन आयोग द्वारा, न कि लोकसभा द्वारा। लोकसभा नहीं हो जाएगा, परिसीमन आयोग हो जाएगा। फिर है डी ऑप्शन, लोकसभा में मतदान करने के लिए मतदाता की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सत्य नहीं है पूछा है, ठीक है। तो पहला है लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, गलत है। ये उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। किसको? अध्यक्ष को। देखिए ऐसा होता है यहाँ पे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन वही पूछा है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, तो ये सही है दूसरा, ठीक है। इस तरह होता है, दोनों एक दूसरे को जो है अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला कथन है दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है। वह लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संसद के पक्ष विपक्ष के बराबर मत आने की स्थिति में अपना निर्णायक मत देता है। मतलब तीनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है। पहला कथन हमारा कहता है कि
लोकसभा का एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाया जाना अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। लोकसभा में कोरम जो गणपूर्ति होती है कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है, सही है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। लोकसभा का विघटन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, गलत है। क्यों? क्योंकि लोकसभा का विघटन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति जो है इसका विघटन करता है। ऑप्शन हमारा डी गलत है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। एक तरफ राज्य है, एक तरफ राज्यसभा में सदस्य संख्या है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में सदस्य संख्या 31 है, सही है। असम में कितनी है? असम में 7 है, ना कि 10। कितनी है? 7, ठीक है। गोवा में 1 है, तेलंगाना में 7 है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ भी सही नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन हमारा कहता है विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राज्यसभा के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। पहला हमारा सत्य है। दूसरा है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो दूसरा हमारा कथन सही है। तीसरा है राज्यसभा के उम्मीदवार को उस राज्य का निवासी होना अनिवार्य है, ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी राज्य का निवासी किसी भी राज्य से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। यह व्यवस्था 2003 से शुरू की गई थी, ठीक। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला हमारा कथन कहता है राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों के मनोनयन संबंधी प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये भी सही है। तीसरा है संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा के पास लोकसभा की तुलना में कम शक्तियाँ होती हैं, गलत है। सी हमारा गलत है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये सही है, ठीक है। तो सी हमारा क्यों गलत है? क्योंकि संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, ना कि कम, ठीक। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी गलत है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास स्वीकृत के लिए भेजा जाता है? तो ये होता है अनुच्छेद 111, ठीक है। अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृत के लिए भेजा जाता है। अनुच्छेद 110 क्या कहता है? अनुच्छेद 110 कहता है धन विधेयक को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 109 जो है वो धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया के बारे में है, और अनुच्छेद 112 जो है वो वार्षिक विवरण जो होता है या बजट के विषय में प्रावधान करता है, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है उसके बारे में अनुच्छेद 112 में दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं? तो पहला है यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया हो। दूसरा है दूसरा सदन 6 माह तक विधेयक को अपने पास रख के रखता है। दोनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आज याद कर लीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। इसके निर्वाचक मंडल जो है ये अप्रत्यक्ष से होता है। तो इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी सदस्य नहीं, जो यहाँ सभी सदस्य दिया है वो गलत हो जाएगा। लोकसभा के कौन? निर्वाचित सदस्य। फिर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तो यहाँ सभी सदस्य दिया है तो वो भी गलत हो जाएगा। और फिर तीसरा दिया है राज्य विधानसभाओं के सदस्य, तो ये भी गलत है। सभी सदस्य नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और इसके साथ साथ दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो तीसरा भी गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन व्यक्ति के रूप में भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे? तो जाकिर हुसैन रहे हैं तीसरे नंबर के, ठीक है। जाकिर हुसैन तीसरे, राजेंद्र प्रसाद पहले, ठीक है। और दूसरे रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ऑप्शन हमारा यहाँ ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने के लिए निम्न में से कौन सी अर्हता अनिवार्य है? ठीक है, तो इसमें जो है राष्ट्रपति चुने जाने के लिए 35 वर्ष की न्यूनतम आयु होना अनिवार्य है, ठीक। भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु हो।
और साथ साथ लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता धारण करता हो। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किसके समक्ष पद लेते हैं, किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो वो जो है राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो वो लेता है लोकसभा के मुख्य न्यायाधीश के सामने। किसके सामने? लोकसभा के, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिन्हें प्रचलित रूप से भारत का मुख्य न्यायाधीश भी कहा जाता है, यानी सीजीआई जो कहा जाता है, उनके समक्ष जो है वो शपथ लेते हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ ले सकते हैं। ठीक, उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति संविधान एवं विधि के संरक्षण की शपथ लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। तो राष्ट्रपति का पद कब रिक्त हो जाएगा? जो है उनकी मृत्यु होने पर, त्यागपत्र देने पर, महाभियोग पारित होने पर। ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी तीनों हो जाएगा। ठीक यार, या तो 5 वर्ष के लिए जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाए तो रिक्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति का पद है। तो उपराष्ट्रपति का पद कैसा है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद तो देश का दूसरा सर्वोच्च पद है, राज्यसभा का पदेन सभापति, और अमेरिका उपराष्ट्रपति के तर्ज पर होता है। तो ऑप्शन यहाँ डी सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो वो अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 64। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। सभापति के रूप में इसकी शक्तियां एवं कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान ही होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है। पहला कथन है, यह सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, सही है। यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह भी सही है। इसे अनिवार्य रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ये गलत है। अनिवार्य रूप से नहीं, जो है इसमें ऐसी व्यवस्था है कि भारतीय संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति जहां राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है, वहीं सरकार का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री की संसद सदस्यता अनिवार्य नहीं है, किंतु 6 माह के भीतर उसे संसद के किसी भी सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री देखिए होता है, मंत्रिपरिषद का भी प्रमुख होता है और मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित भी करता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री के पद को तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा दी है? तो ये जो है कहा गया था हार्ट कोर्ट द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? हार्ट कोर्ट द्वारा। ये इनका पूरा नाम है विलियम बर्नर हार्टकोर्ट। ठीक है, विलियम बर्नर हार्टकोर्ट इनका पूरा नाम है। ठीक है, इनके द्वारा कहा गया था कि प्रधानमंत्री तारों के बीच चंद्रमा के समान है। ठीक, लॉर्ड मार्ले ने क्या कहा था? लॉर्ड मार्ले ने कहा था प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो समान के बीच प्रथम है। हर्बर्ट मैरिसन ने क्या कहा था? जो ऑप्शन बी में दिया है, और हर्बर्ट मैरिसन ने कहा था प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया के रूप में सबसे प्रमुख है। और लास्की ने क्या कहा था? लास्की ने कहा था प्रधानमंत्री कैबिनेट निर्माण इसके जीवन तथा इसकी मृत्यु का केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? ठीक है, तो देखिए नरेंद्र मोदी तो रहे हैं गुजरात के, ऑप्शन तीसरा तो सही है। साथ साथ जो है एच.डी. देवगौड़ा भी हो जाएगा। एच.डी. देवगौड़ा रहे हैं आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री, और साथ पी.वी. नरसिंह राव भी मुख्यमंत्री रहे हैं जो कि आंध्र प्रदेश के थे। ठीक है, इनके अलावा जो है और कुछ प्रधानमंत्री हैं जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे। कौन कौन?
वो थे वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के, और मोरारजी देसाई बम्बई के। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को दी जाने वाली मंत्रिपरिषद की सलाह होती है। तो मंत्रिपरिषद की सलाह क्या होती है? बाध्यकारी होती है। कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। संविधान के 42वें और 44वें संशोधनों द्वारा इसकी सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है। यह सलाह किसी भी न्यायालय में जांच के लिए नहीं जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ यह है कि सभी मंत्रियों की उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये वर्णित है भाग 5 में। किसमें? भाग 5 में, जो कि अनुच्छेद 148 में जो है इसके पद का वर्णन किया गया है। ठीक है, यह भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग का मुखिया होता है या लोक वित्त का संरक्षक भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 117। ठीक है, वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 117 में दिया गया है। वित्त विधेयक भी धन विधेयक से व्याप्त होता है, अतः प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक धन विधेयक होता है और उसे धन विधेयक की प्रक्रिया के अनुसार ही पारित किया जा सकता है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा होता है? तो इसमें से होता है विनियोग विधेयक। ठीक है, प्रत्येक विनियोग विधेयक धन विधेयक होता है और उसे धन विधेयक की प्रक्रिया के अनुसार ही पारित किया जाता है। विनियोग विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये जरूर याद करिएगा। अनुच्छेद 114 जो है विनियोग विधेयक से संबंधित है। इसमें यह कहा गया है कि संचित निधि से कोई धन विधेयक जो है विनियोग विधेयक द्वारा ही निकाला जाता है, अन्यथा नहीं। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। एक सही सुमेलित है, तो इसमें से जो है जो सही सुमेलित है वो है लेखानुदान अनुच्छेद 116। यह सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। क्यों? क्योंकि जो है लेखानुदान अनुच्छेद 116 में है, अनुदान की मांग जो है अनुच्छेद 113 में है। किसमें? अनुच्छेद 113 में है। अनुपूरक अनुदान आपका जो है किसमें है? 115 में है। ठीक है, अनुपूरक अनुदान 115 में है, फिर अनुदान की मांग 113 में है, और फिर विनियोग विधेयक 114 में है। किसमें है? 114 में है। 114 में है। ठीक, और फिर अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान 115 में है, मैंने बता दिया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही है, जो कि लेखानुदान है 116 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति में सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता? तो ऐसी कौन सी समिति है? तो वो होती है प्राक्कलन समिति। ठीक है, प्राक्कलन समिति में सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। इस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। इस समिति के सभी सदस्य 30 होते हैं, जो कि लोकसभा से। संसद की स्थायी समितियों में से यह सबसे बड़ी समिति होती है। ठीक है, इस समिति के सदस्यों को 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। इस समिति का गठन 1950 में वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का अध्यक्ष विपक्ष का कोई सदस्य होता है? तो विपक्ष का जो सदस्य होता है वो होता है लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का कोई सदस्य होता है। यह परंपरा 1967 से शुरू हुई है। इसकी नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं और इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से किस आधार पर संसद मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है? तो वो कौन सा आधार है? तो वो आधार होता है आपका स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न। ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब तीनों। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र व राज्यों के मध्य सेतु का काम करता है? तो केंद्र एवं राज्य के मध्य सेतु का काम राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह जो है राज्य संवैधानिक प्रमुख के साथ ही केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।
राज्यपाल जो है शासन का एक प्रमुख स्तंभ होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? कैसे होता है दिया है, तो ये होता है जिला के निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य द्वारा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। या जिला पंचायत का अध्यक्ष चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है छावनी परिषद से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? छावनी परिषद के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है केंद्र सरकार एवं रक्षा मंत्रालय द्वारा सन 1924 में छावनी परिषद अधिनियम का निर्माण किया गया। सही है। छावनी परिषद के निर्वाचित 4 सदस्य 4 वर्ष के लिए अपना पद ग्रहण करते हैं। गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो है 3 वर्ष के लिए अपना पद ग्रहण करते हैं, ना कि 4 वर्ष। दूसरा है छावनी परिषद में निर्वाचित व नामित दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। सही है। ठीक है, पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो आपका वो अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 53। ठीक है, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारी द्वारा करेगा। तो ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं, कौन शामिल होते हैं? अभी पीछे ही मैंने बताया, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अभी पीछे बताया, और साथ साथ जो है शामिल होते हैं कौन? तो वो होते हैं राज्यों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा नगरीय प्रशासन स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये दर्जा प्रदान किया गया है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसी अधिनियम द्वारा भाग 9 का को जोड़ा गया है, जिसमें नगर पालिका के प्रशासन से संबंधित विभिन्न प्रावधान किए गए। तो ऑप्शन भी सही है। आगे है निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संतुष्टि की थी? तो ये जो है किया गया था पीके थुंगन समिति द्वारा। पीके थुंगन समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संतुष्टि की थी। डॉक्टर लक्ष्मी सिंघवी समिति का नाम पंचायती सुधार से जुड़ा है। इस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संतुष्टि की थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र से जो संबंधित नहीं होता है वो है मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह नहीं दे सकते। बिल्कुल, मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह दे सकता है, वहीं विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी सही नहीं है, बाकी सही है। राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री राज्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी हो जाएगा, जो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्न में से किसका चुनाव उत्तर प्रदेश में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किसका चुनाव नहीं किया जाता है? वो है क्षेत्र पंचायत प्रमुख का। किसका? क्षेत्र पंचायत प्रमुख। उत्तर प्रदेश में मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्षेत्र पंचायत प्रमुख या ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नहीं किया जाता है। इसका चुनाव जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य बीटीसी द्वारा किया जाता है, इसलिए यह अप्रत्यक्ष चुनाव के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को लेकर प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किए गए हैं आपके 91वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 91वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद केंद्र में भी मंत्रियों की अधिकतम संख्या को निश्चित कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यह होती है विधानसभा के प्रति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सूची दिया गया है और गठन वर्ष दिया गया है। ठीक है, पूछा है किसका गठन किस वर्ष हुआ? तो LM सिंघवी समिति का गठन हुआ था 1986 में।
कब? 1986 में। उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 में, संथानम समिति का जो है होता है 1963 में, और फिर जो है पीके थुंगन समिति अभी पीछे बताया 1988 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदाधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो ऐसा कौन सा पदाधिकारी है? तो वो होता है राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की। राज्य महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है, कौन सा है? पहला है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित किसी विवाद का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, गलत है। उच्च न्यायालय द्वारा इसका निपटारा नहीं किया जाता है, बल्कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित किसी विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, ना कि उच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। फिर सी है, सभी मंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं, सही है। राष्ट्रपति अपने पद की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक धारण करने का अधिकार होता है, डी भी सही है। तो हमारा बी यहाँ सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संसद में किसी विषय के गतिरोध होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आह्वान राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो वो अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 108। ठीक है, अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी विषय को लेकर राज्यसभा एवं लोकसभा में गतिरोध होता है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आह्वान राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दंड के आदेश की प्रकृति को बदले बिना दंड की मात्रा को कम कर देना क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं परिहार। ठीक है, रिमिशन कहा जाता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, इसी के तहत परिहार भी सम्मिलित है, जिसमें दंड के आदेश की प्रकृति को बदले बिना दंड की मात्रा को कम कर देने का प्रावधान है। यह अधिकारिता राष्ट्रपति को प्रदत्त है, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो ये प्रक्रिया होती है अनुच्छेद 61। कौन सी प्रक्रिया? अनुच्छेद 61, जिसमें जो है उल्लेख किया गया है कि महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। एक सदन द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है तो दूसरे सदन द्वारा उसका अन्वेषण किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो हमारा पहला कथन है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, सही है। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा की गई सलाह के अनुसार करता है, यह भी सही है। राष्ट्रपति सत्र के 17वां की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है, यह भी सही है। तो तीनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कौन सी अर्हता सही नहीं है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए पूछा जा रहा है, तो इसमें जो है कौन सी सही नहीं है? तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही नहीं। किसी उच्चतम न्यायालय या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का न्यायाधीश होना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 124 में ये कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संबंधी अर्हता बंद किए गए। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को किसी उच्च न्यायालय या दो से अधिक अन्य न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, ना कि 10 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। ठीक, 5 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे 10 वर्ष नहीं बल्कि 5 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किनके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये निर्धारित किया जाता है संसद द्वारा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता, विशेषाधिकार, अवकाश एवं पेंशन समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला है अनुच्छेद 126, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, गलत है। अनुच्छेद 126 क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से जुड़ा है। ठीक है, और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 में है। ठीक है, 127 और 126 है किसके? मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ठीक,
और 130 है उच्चतम न्यायालय का स्थान, 128 है सेवानिवृत्त न्यायाधीश और 125 है न्यायाधीशों का वेतन। ऑप्शन ए सही नहीं। अगला प्रश्न है, महाभियोग के दौरान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जांच के लिए गठित कमेटी कौन सा सदस्य नहीं होता है? तो जो है वह सदस्य नहीं होता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध किया गया है, जिसमें जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का प्रावधान किया गया है, जिसमें कमेटी होती है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश। इसके अलावा किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और साथ ही साथ प्रतिष्ठित न्यायवादी। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इस समिति का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता का उल्लेख है? तो ये उल्लेख किया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें हो जाएगा, वो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 131 में। ठीक है, अनुच्छेद 131 में किया गया है आरंभिक अधिकारिता। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश निम्नलिखित में से किस स्थान पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण में कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है। ऐसा उन्हें सेवाकाल के दौरान निर्णय देते समय निष्पक्ष रहने के लिए किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो वो कथन होता है ऑप्शन सी, संसद के अलावा कोई इनके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं कर सकता। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के सलाहकार क्षेत्र अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, अनुच्छेद 43 में 143 में इसका प्रावधान है, बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के सलाहकार क्षेत्र अधिकार के बारे में पूछा गया है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर विधिक राय देना उच्चतम न्यायालय के लिए अनिवार्य नहीं है, गलत है। तीसरा है, किसी पूर्व संवैधानिक संधि समझौते आदि मामलों में विवाद के उत्पन्न होने पर उच्चतम न्यायालय अपना मत देने के लिए स्वतंत्र है, यह भी गलत है। क्यों? क्योंकि सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर जिसमें विधिक राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय स्वतंत्र होता है। ठीक, इसके अलावा किसी पूर्व संवैधानिक संधि समझौते आदि मामलों में विवाद के उत्पन्न होने पर जिसमें उच्चतम न्यायालय को अपना मत देना हो अनिवार्य है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं? तो वो होते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में कार्य करने वाले 3 प्रकार के अधिवक्ताओं को केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अधिवक्ता ही किसी प्रकार का रिकॉर्ड या केस फाइल कर सकते हैं, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अन्य कोई अधिवक्ताओं को उच्चतम न्यायालय में कोई दस्तावेज या वाद दायर करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में कौन सा विवाद शामिल है? ठीक है, तो उसमें शामिल होता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य, केंद्र और कोई अन्य राज्य जो है एवं 1 से अधिक राज्यों के मध्य, और साथ ही साथ होता है केंद्र व 1 या अधिक राज्यों के मध्य। ठीक है, केंद्र व संवैधानिक संस्था के मध्य नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम गठित हुए उच्च न्यायालयों में कौन शामिल नहीं है? तो इलाहाबाद जो है शामिल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलाहाबाद जो है 1886 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, और जो है सर्वप्रथम गठित किए गए 1862 में। कौन कौन से? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति द्वारा किससे परामर्श लिया जाता है? तो वो परामर्श लिया जाता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल, तीनों हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य है, एक तरफ उच्च न्यायालय दिया गया है।
पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय अमरावती में, बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ रायपुर, छत्तीसगढ़ का रायपुर में नहीं है बल्कि बिलासपुर में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय है वो बिलासपुर में है, ठीक, बिलासपुर में, ठीक। और मध्य प्रदेश का जबलपुर में है और उड़ीसा का कटक में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची पर बनाया गया कानून संबंधित राज्य में कितने वर्ष तक प्रभावी रहता है? तो इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं होती, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय शामिल किए गए हैं? तो अभी पीछे ही मैंने बताया, तो समवर्ती सूची में होते हैं 55 विषय। कितने? 55 विषय, सॉरी 52 विषय, ना कि 55, 52 विषय होते हैं समवर्ती सूची में। 52 विषय होते हैं, वर्तमान में 52 है, ठीक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र व राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या किन अनुच्छेदों से की गई है? तो वो अनुच्छेद होते हैं अनुच्छेद 256 व 256 से लेकर 263 तक के, ठीक है। इसमें केंद्र व राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है अनुच्छेद 256 से 263 तक। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? सही क्रम पूछ रहा है, तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना होती है 1966 में, फिर सरकारिया आयोग 1983 में, फिर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में और पुंछी आयोग 2007 में, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता पद की कौन सी अर्हता सही नहीं है? तो इसमें से जो है ऑप्शन बी है 5 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी होने की योग्यता। क्यों? क्योंकि जो है अनुच्छेद जो है 165 के में राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी के रूप में राज्य महाधिवक्ता पद की व्यवस्था है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता भारत का नागरिक होना, 10 वर्षों तक न्यायिक अधिकारी जो है, न कि 5 वर्ष, ठीक है। कितना? 10 वर्ष, ठीक। 10 वर्ष का जो है न्यायिक अधिकारी या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए, ठीक। तो ऑप्शन बी हमारा सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो सीवीसी करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, संस्थानों समिति की सिफारिश पर गठित केंद्रीय सतर्कता आयोग एक सांविधिक निकाय है जो किसी मंत्रालय या विभाग के अंतर्गत कार्य नहीं करता है। यह एक स्वतंत्र संस्था है जो संसद के प्रति जवाबदेह होती है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये निर्धारण किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सशस्त्र विद्रोह तथा बाह्य आक्रमण होने के खतरा होने पर राष्ट्रीय आपात का उपबंध है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 352। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो तो इसके क्या परिणाम होंगे? तो उसके जो है परिणाम हो जाएंगे, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है, राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित या निलंबित कर सकता है और साथ ही साथ संसद राज्य के विधेयक और बजट के प्रस्ताव को पारित कर सकती है, ठीक है। तीनों है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अब तक देश में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? तो वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब एक भी बार जो है वित्तीय आपात नहीं लगा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देश में सर्वप्रथम किस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया? हाँ, राष्ट्रपति शासन 356 में है, अभी पीछे बताया, तो वो सबसे पहले पंजाब में लगाया गया था, ठीक है। सबसे पहले पंजाब में 1951 में लगाया गया था, ठीक। यानी जब जो है संविधान तंत्र विफल हो जाता है तब राष्ट्रपति वहाँ पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कौन सी नियुक्ति करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है
राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 324 के तहत। ठीक, अनुच्छेद 324 के तहत। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वित्त आयोग के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? पहला है, वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। सही है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन करता है। यह भी सही है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। यह भी सही है। वित्त आयोग का अध्यक्ष भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का जानकार होना चाहिए। गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि जो है संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक, और जो है वित्त आयोग का अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। ठीक, ना कि जो है उसको लेखा एवं वित्त मामलों का जानकार होना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा सही नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे केसी नियोगी। केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह है। ठीक है, इसका कार्यकाल 2026 तक है, 2021 से 2026 तक। ऑप्शन ही सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है? तो ये किया जाता है वित्त आयोग द्वारा। ठीक है, ये जो है अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन करता है। यह एक अर्धन्यायिक निकाय है। ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? तो इसमें से जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय का इसे दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया जाता है। कौन सा? 338 के तहत किए गए हैं। बाकी अन्य आयोग जो दिए हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, ये सांविधिक निकाय है क्योंकि इसकी स्थापना जो है संसद के नियम द्वारा की गई है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल निर्धारित होता है। तो वो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, जिसमें जो है अनुच्छेद 338 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 338 के तहत। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनके कार्यकाल का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा है। पहला है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन संविधान के अनुच्छेद 338 का के तहत किया गया है। सही है। ठीक है, दूसरा है, यह एक सांविधिक निकाय है। बी हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि जो है ये सांविधिक निकाय नहीं है, बल्कि जो है ये एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक, ना कि सांविधिक। संवैधानिक है। ठीक, और इसका अस्तित्व 2004 में आया। ये सही है। यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी या आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो यह नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, भाग 17 में अनुच्छेद 350 खा के तहत 1957 में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी या आयुक्त की स्थापना की गई। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करता है और इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य जो है विकल्प का चयन करना है जो है। तो पहला ऑप्शन कहता है, नीति आयोग की स्थापना 15 अगस्त 2015 की गई थी। गलत है। क्यों? क्योंकि नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को की गई थी, ना कि 15 अगस्त। 1 जनवरी 2015। ठीक है, पहला गलत हो गया। दूसरा है, इसकी पूर्ववर्ती संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद है। ये भी गलत हो गया क्योंकि इसकी पूर्ववर्ती संख्या जो है संस्था योजना आयोग है। ठीक है, तो दोनों गलत है, तो मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। हाँ, प्रधानमंत्री होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीति आयोग अपने कार्य को संपादित करने के लिए कौन से मार्गदर्शक सिद्धांत को नहीं अपनाता है? तो वो मार्गदर्शक सिद्धांत जिसे जो है प्रधानमंत्री द्वारा कार्यों को संपादित करने के लिए अपने सिद्धांत को कौन नहीं अपनाता है? तो वो नहीं अपनाया जाता है प्रशासन। ठीक है, प्रशासन को। क्यों? क्योंकि नीति आयोग अपने कार्यों को संपादित करने के लिए जिन सिद्धांतों को अपनाता है वो है अंत्योदय, समावेशिता, ग्राम जनसंख्यात्मक लाभांश, जन सहभागिता, अभिशासन और धारणीयता। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन जानना है। पहला है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 2005 में किया गया था, सही है। इसका गठन सूचना के अधिकार अधिनियम द्वारा किया गया था, यह भी सही है। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यह भी सही है। इसके अलावा दिया है यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गलत है। क्यों? क्योंकि यह जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं बल्कि कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत? कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत, ये याद रखेगा, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, आपात उपबंधों का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो आपात उपबंधों का प्रावधान किया गया है भाग 18 में। इसमें भाग 18 में आपात उपबंधों का प्रावधान किया गया है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध तथा 17 में राजभाषा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का 9वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग से। किससे? अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 388 और जनजाति आयोग 388 का ए। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बहुत आसान है, तो इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 324 में। किसमें? अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 124 जो दिया है उसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना और 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ सी है। अगला प्रश्न है, आपात उपबंधों के तहत कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 19 को पूर्णतः निलंबित कर देता है? तो ये होता है अनुच्छेद आपका 358। ठीक है, अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 से संबंधित है तथा अनुच्छेद 359 जो है उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका संबंध राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किए गए निलंबन से। अतः 358 अनुच्छेद 19 को पूर्णतः निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 जो है अनुच्छेद 20 और 21 के निलंबन को लागू नहीं करता। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन ने किसी भी रूप में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया था, गलत है। मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, ये जरूर याद रखेगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, दूसरा सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेटमेंट दिया है कि वायसराय लिलितगे द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव की घोषणा की गई जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। अगस्त प्रस्ताव से संबंधित घोषणा के आधारों पर व्याख्या कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन हमारा कहता है कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का प्रावधान सही है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार, यह भी सही है। और युद्ध के पश्चात संविधान सभा का निर्माण, यह भी सही है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो ये अस्तित्व में आई थी मई 1952 में। किसमें? मई 1952 में पहली बार निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई। ठीक, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? इसे मार्लियामेंटो सुधार कहा जाता है, गलत है। इसे क्या कहा जाता है? मार्लियामेंटो सुधार नहीं कहा जाता है, बल्कि इसे जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। ठीक, तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा, इसमें प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभक्त किया, सही है।
इसमें प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई, ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में यह प्रस्ताव दिया गया कि केंद्रीय कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी? तो ये कहा गया था वेवेल योजना में। किसमें? वेवेल योजना में ये कहा गया था। 14 जून 1945 को तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड वेवेल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की, जिसे वेवेल योजना कहा जाता है। इसी में प्रस्ताव दिया गया कि कार्यकारिणी में मुस्लिम परिषदों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धर आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? धर आयोग के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, इसका गठन राजेंद्र प्रसाद ने किया था, सही है। दूसरा है, इसका गठन 27 नवंबर 1950 को किया गया, दूसरा हमारा गलत है, बी गलत है। क्यों? क्योंकि जो है इसका गठन कब किया गया? 27 नवंबर 1947 को तत्कालीन संविधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने भाषा के स्थान पर प्रशासनिक एवं विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया। ठीक है, तो यह एक भाषाई प्रांत आयोग था, इसमें कुल 4 सदस्य। ऑप्शन बी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता समाप्त होने का कौन सा कारण नहीं है? तो नागरिकता समाप्त होने का कारण इसमें से नहीं हो सकता है भारत के बाहर 10 वर्षों से अधिक रहना। क्यों? क्योंकि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार किसी नागरिक के सामान्य रूप से भारत से बाहर 7 वर्षों से अधिक रहने पर केंद्र सरकार नागरिकता को बर्खास्त कर देती है। तो 10 वर्ष नहीं बल्कि 7 वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो वह प्रावधान किए गए हैं, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 5 में। किसमें? 5 में। ठीक, अनुच्छेद 211, 2 से लेके जो है 2 से लेके 5 तक। अनुच्छेद भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद 2 दूसरा है। अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, जिसमें भाग दूसरा है। ठीक, भाग दूसरे में अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त जो है सिर्फ जो दिया गया है उसमें लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, विधि के समक्ष समता जो है नागरिक जो है जो दिया है विधि के समक्ष क्षमता, वो दोनों को प्राप्त है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बारे में कहा जाता था? यह भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। तो ये कहा जाता था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, इसके तहत जो है यह कंपनी द्वारा जो है जो क्षेत्र अधिकृत किए गए हैं उन भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के लिए दावे का पहला दस्तावेज है। इस एक्ट का शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के राजनैतिक और व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक्ट में विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो चौथे सदस्य 1833 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया। इसी अधिनियम के माध्यम से बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के माध्यम से क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1853 का राजलेख। ठीक है, इस अधिनियम जो है में भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? पहला कथन हमारा कहता है कि जो है संविधान की प्रस्तावना
विधायिका की शक्ति का स्रोत है और उनकी शक्तियों का प्रतिबंध लगा सकती है। गलत है, प्रतिबंध नहीं लगाती है। ना ही विधायिका की शक्तियों का प्रतिबंध लगाती है, ना तो विधायिका की संविधान की प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही विधायिका की शक्तियों का जो है प्रतिबंध लगाती है। दूसरा है संविधान की प्रस्तावना न्यायोचित है और इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। दूसरा भी हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह गैर न्यायिक है अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी हो जाएगा, दोनों गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के विपरीत है? तो वो होती है उपयुक्त में सभी, संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत, शक्तियों का पृथक्करण और न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय शब्द के संदर्भ में क्या सत्य है? ठीक है, न्याय शब्द के लिए जो है क्या सही है? पहला है, प्रस्तावना में न्याय शब्द 3 विभिन्न रूपों सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप में व्यक्त किए गए। बिल्कुल सही है। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के द्वारा जारी की जाती है, भी सही है। तीसरा है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय इन तत्वों को फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए। तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि जो है इनको फ्रांसीसी क्रांति नहीं बल्कि रूसी क्रांति से लिए गए। किससे? रूसी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? तो इसमें से जो है स्वतंत्र न्यायपालिका का जो प्रावधान होता है वो भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता के विरुद्ध होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई है? तो इसमें से जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई है वो है समवर्ती सूची के प्रावधान, अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित होना और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये तीनों नहीं ली गई, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित होने का प्रावधान कनाडा से लिया गया है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान जापान से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सही विकल्प का चयन करना है। प्रस्तावना में पहला है जो है पूछा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में, प्रस्तावना के बारे में गलत कथन पूछा गया है। कौन सा गलत है? पहला है, प्रस्तावना में कोई भी संशोधन केवल अनुच्छेद 368 के अधीन हो सकता है। ये तो सही है। दूसरा है, प्रस्तावना को अब तक केवल एक ही बार संशोधित किया गया है। ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो, मतलब दोनों गलत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधिकार सिर्फ गरीबों को प्राप्त है? तो ऐसा कौन सा अधिकार सिर्फ जो है नागरिकों को प्राप्त है? नागरिकों को जो है कौन सा अधिकार सिर्फ प्राप्त है? तो वो अधिकार होता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 2 के तहत अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है और अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 जो है इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकार जैसे लोकसभा और राज्यसभा विधान के चुनाव में मताधिकार का अधिकार, संसद और राज्य विधायकों की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, उच्च सार्वजनिक पदों जैसे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी और राज्यों के महाधिवक्ता की धारण करने की योग्यता सिर्फ नागरिकों को दी गई। तो ऑप्शन हमारा ये सही है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार प्रोत्साहन देते हैं। मौलिक अधिकार क्या प्रोत्साहन देते हैं? राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को। ठीक है, जबकि नीति निदेशक तत्व का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये कार्य जो है डीपीएसपी का है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है? तो इसमें से जो दिया गया है वो है संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने की संसद की निर्विवाद शक्ति। ये जो है
संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है, बल्कि मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और परिसंघवाद जो है विशेषता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मद्रास राज्य बनाम चंपकम द्वयराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? तो वह मौलिक अधिकार है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, मद्रास राज्य बनाम चंपक द्वयराजन मामले के निर्णय के आधार पर प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया। इस तरह अनुच्छेद 15(4) स्थापित हुआ, जिसमें राज्य के मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में पिछड़ी जातियों समुदायों हैं तो निश्चित अनुपात में स्थानों को आरक्षित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों की विशेषता नहीं है? तो मूल अधिकारों की इसमें से विशेषता नहीं है, ये सिर्फ नागरिकों के लिए उपबंध है। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार कुछ सिर्फ नागरिकों को उपलब्ध होते हैं, जैसे 15, 16, 19, 29 और 30 ये अनुच्छेद है, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लोग उपलब्ध होते हैं, चाहे वो नागरिक हों चाहे विदेशी लोग। ठीक है, जैसे परिषद एवं कंपनियां। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये जो है सही नहीं है, बाकी सही है। ये नकारात्मक विशेषता होते हैं, ये न्यायोचित होते हैं और सीमित नहीं है लेकिन वादी होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है? देखिए, जो DPSP दिया गया है उनमें से कुछ गांधीवादी हैं और कुछ नहीं। तो इसमें से जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन जो है ये उदार बौद्धिक सिद्धांत है, ना कि गांधीवादी। ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी गांधीवादी ये तीनों हैं। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन, बलि पर रोक और सहकारी समिति। ठीक है, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत एक मौलिक अधिकार है जिसे परिभाषित किया गया है। तो उपाधियों का अंत किस में परिभाषित किया गया है? तो वह किया गया है समानता के अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में समानता के अधिकार के अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक 5 अनुच्छेदों को समानता के अधिकार में शामिल किया गया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो वो होता है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 एवं 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की व्यवस्था दी गई है। इसके व्यापक अर्थ में दास प्रथा पर रोक, बालाश्रम एवं स्त्रियों एवं बच्चों के अनैतिक व्यापार पर रोक है। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, ये अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में मूलाधिकारों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? मूलाधिकारों से संबंधित कौन सा असत्य है? तो इसमें एक ही असत्य है, इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, वह स्वतः लागू नहीं होती। गलत है। क्यों? क्योंकि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे टी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51 में जो है ऐसा दिया गया है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निजता के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है, यह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। पुट्टास्वामी केस में निर्णय देते हुए 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने निर्णय में कहा था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है जो जीव एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है पूछा है, तो इसमें से जो है हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, ये जो है सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से संबंधित है, जबकि धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता, उसे मानने तथा उसे प्रचार करने का अधिकार अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 25। ठीक, ऑप्शन बी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है? ठीक है, तो इसमें से इसका उद्देश्य भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है, ये सही है। ऑप्शन बी सही है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेल नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 44 संविधान नागरिक संहिता, यह भी सही है। अनुच्छेद 50 कृषि एवं पशुपालन का गठन, गलत है। अनुच्छेद 50 में जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से स्पष्ट विभाजन करता है। ठीक है, और कृषि पशुपालन आता है आपका अनुच्छेद 48 में। ठीक, ऑप्शन सी सही नहीं है। 41 आता है, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर जो सही है उसका चुनाव करना। ठीक, पहला कथन हमारा है जो है कि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया, सही है। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया, ये भी सही है। इसमें कुल संख्या 11 है, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हमारा कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 घ में निहित है, सही है। 39 घ में अनुच्छेद के अनुसरण में संसद ने 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया, यह भी सही है। दोनों सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, न्यायालय के किस वाद में केंद्र तथा राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया कि बाल श्रम को समाप्त करके उनके पुनर्वास तथा कल्याण की व्यवस्था करें? तो वो था अनुच्छेद जो है वाद कौन सा था? तो वो था MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य के अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता MC मेहता ने 1996 में एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के पटाखा उद्योग केंद्र शिवकाशी में बाल श्रम के रूप में कार्य कर रहे बाल मजदूरों का उल्लेख किया। इस केस की सुनवाई में न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि बाल श्रम को समाप्त कर बच्चों के पुनर्वास और कल्याण की व्यवस्था की जाए। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? तो वो कारण होते हैं सभी। ठीक है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विचार, सांस्कृतिक विशिष्टता, सामरिक महत्व, पिछड़े और आदिवासी समुदायों की उपस्थिति, चारों सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी तत्व भारत में केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पीछे प्रमुख कारण होते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। तो ये रहे आज के हमारे 150 प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।